हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर क्लास 10th का जो उर्दू पेपर है कंप्लीट तैयारी करा रहे हैं और यहाँ पर जो है आपको कवायद का पोर्शन, उसके अलावा नज़्म का और नसर का हर तरह के सवाल का आंसर आपको मिलेगा। और यहाँ पर जो है अगर पूरे साल में आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी इन वीडियोज़ को देख करके आप बहुत आसानी से 100 में 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक बात बता देता हूँ, अगर आपकी उर्दू बहुत सही नहीं भी है तो भी इन क्वेश्चंस को रट करके आपको बेहतर से बेहतर नंबर मिल जाएगा। और इस बात की मैं श्योरिटी देता हूं कि इससे बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मैं लाइन टू लाइन चैप्टर वाइज सारी चीज़ों की तैयारी करवा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ जो है आपने जैसे ही देखा होगा, आपकी ये कौन सी किताब है? दरख्शां किताब है, जिसका पहला चैप्टर शुरू होता है किससे? भाभी जान से। ठीक है, तो मैंने चैप्टर वाइज सभी लेसन जितने भी है पार्ट है वो सब इंक्लूड कर दिया है। बस आपको पूरे साल की मेहनत जो है इसी एक वीडियो में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्या है आपका? भाभी जान। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भाई सुहेल अजीमाबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो निसाब का मतलब होता है सिलेबस। तो हमारे जो सिलेबस में शामिल है सुहेल अजीमाबादी का अफसाना वो क्या है आपका? यहाँ पर बी नंबर क्या हो जाएगा? भाभी जान। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ पर देखो मैंने इसका आंसर भी दे दिया है यहाँ पर इस तरीके से। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं देखेंगे, इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर अफसाना भाभी जान किसका लिखा हुआ है? ठीक है, तो अफसाना भाभी जान किसका लिखा हुआ है? इसका आंसर आपको मिल जाएगा। देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर किसका लिखा हुआ है? सुहेल अजीमाबादी का। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि भाई यहाँ देख सकते हैं कि भाई सुहेल अजीमाबादी का असल नाम क्या था? तो इनका जो असल नाम था वो क्या था? सैयद मुजीबुर रहमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि सुहेल अजीमाबादी का तखल्लुस क्या था? ठीक है, तो इनका जो तखल्लुस था यहाँ देख सकते हैं क्या था? सुहेल इनका तखल्लुस था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन की तरफ में। तो ये क्या कह रहे हैं कि सुहेल अजीमाबादी जो है क्या कहते हैं कि कब पैदा हुए थे? तो आप जो है देख लीजिए कब पैदा हुए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये पैदा हुए थे अलिफ यानी कि 1911 में पैदा हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। और आप भी आंसर देते रहिए, इससे पहले कि मैं आपको आंसर बताऊं आप भी आंसर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, चलिए सुहेल अजीमाबादी कहाँ पर पैदा हुए थे? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो ये जो पैदा हुए थे आप यहाँ पर देखेंगे कहाँ पैदा हुए थे? ये पैदा हुए थे पटना में। ठीक है, चलिए आगे चलिए। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहे हैं कि उस वक्त सुहेल अजीमाबादी की उम्र कितनी थी जब उनके वालदा का इंतकाल हो गया था? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इनकी वालदा का जब इंतकाल हो गया था तो इनकी उम्र कितनी थी? यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा आपको कि इनकी उम्र कितनी थी। ये देखिए 1 साल सिर्फ थी इनकी उम्र। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ पर 8वां सवाल है कि भाई सुहेल अजीमाबादी का आबाई वतन, आबाई का मतलब होता है यहाँ जहाँ पर इनके बाप दादा थे। तो इनका जो आबाई वतन था क्या हो जाएगा? ये देखिए भदोल, बी नंबर का सही हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब 9वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि भाई भदोल किस ज़िला में क्या कहते हैं कि वाक़ है? तो वाक़ का मतलब होता है बसा होना। तो ये कहाँ पर बसा हुआ है? भदोल ज़िला। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए पटना। ठीक है, पटना में भदोल ज़िला आता है तो वहाँ पर ये बसा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। कह रहे हैं कि सुहेल अजीमाबादी ने कौन सी मुलाजमत इख्तियार की? मुलाजमत का मतलब होता है नौकरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत से क्या कहते हैं सही हो जाएगा, जिम नंबर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि सुहेल अजीमाबादी ने कौन सा अखबार इजरा किया? इजरा का मतलब है कि ये पब्लिश करते थे, किस अखबार में काम करते थे। तो इन्होंने जो अपना अखबार पब्लिश किया या इजरा किया वो कौन सा था? वो देखिए यहाँ पर अलिफ नंबर का सही हो जाएगा, साथ ही इन्होंने निकाला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे है कि भाई सुहेल अजीमाबादी ने कितने अफसानवी मजमूए लिखे हैं? तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3 अफसानवी मजमूए लिखे हैं। क्या सही हो जाएगा? बा नंबर का सही हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है कि सुहेल अजीमाबादी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इनका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा हो जाएगा? ये देखिए यहाँ पे बे नंबर यानी कि 4 चेहरे, इसका सही हो जाएगा।
आगे देखेंगे कि चार चेहरे कब लिखी गई, तो ये लिखी गई है 1934 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग कि सुहेल ने कौन सा नावल लिखा। इन्होंने नावल भी लिखा था, तो इसमें से आपको बताना है, आप जल्दी से बताएं कौन सा नावल लिखा है इन्होंने। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, बेजड़ के पौधे, क्या है इनका, बेजड़ के पौधे नावल है। बाकी दरिया, आग, इब्न वक्त, ये सब क्या है, ये सब आपके अफसाने हैं, याद रखेंगे। तो क्या है, बेजड़ के पौधे। आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि सुहेल अजीम आबादी ने कितने अफसाने लिखे हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने जो अफसाने लिखे हैं 125 अफसाने लिखे हैं, याद रखिएगा। आगे लिखा है कि भाई सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हो जाता है। इंतकाल बहुत बार पूछा जाता है, तो इनका जो इंतकाल हो जाता है ये देखिए यहाँ पर कितने में, 1980 में। ये क्या लिखा हुआ है, 1980 में इनका इंतकाल हो जाता है, यानी कि दाल नंबर का सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ में। यहाँ पर हम लोग अब देखेंगे, यहाँ पर लिखा है कि सुहेल अजीम आबादी कौन थे। ठीक है, तो ये कौन थे, ये एक शायर और अदीब दोनों थे, शायर और अदीब दोनों थे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा बे नंबर का सही। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे कि भाई भाभी जान किस किस्म का नसरी नमूना है। तो ये जो भाभी जान नसरी नमूना है वो कैसा है, ओबियसली बे नंबर का सही हो जाएगा। यहाँ पर कैसा है, मुख्तसर अफसाना है। ठीक है, आगे लिखा है कि मुख्तसर अफसाना किस किस्म का किस्सा है। तो ये जो किस्सा होता है किस किस्म का होता है, जदीद तरीन। ओबियसली क्या कहते हैं कि पहले दास्तान थी, फिर नावल बना, फिर नावल से क्या बना, अफसाना बना। तो अफसाना क्या है, ये ओबियसली ये जदीद तरीन जो है किस्सा है। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कि भाई भाभी जान का असल नाम देखो क्या था। तो भाभी जान का जो असल नाम आपको अच्छे से याद होगा, रुकैया नाम था इसका, क्या हो जाएगा, दाल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे कि भाभी जो रुकैया भाभी के देवर का नाम था वो क्या था, वो बताना है आपको। तो रुकैया भाभी के देवर का नाम था अख्तर, याद होगा आपको, बहुत अच्छी कहानी है ये। तो अख्तर किससे शादी करना चाहता था, अख्तर जो था इसका जो देवर था किससे शादी करना चाहता था, वो करना चाहता था जमीला से, याद रखेंगे आप, जमीला से। बे नंबर का सही हो जाएगा। आगे है कि भाभी जान की बेटी का नाम क्या था। तो बेटी का नाम आपको अच्छे से याद होगा, क्या था, रेहाना इसकी बेटी का नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि सुहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ पर हुई है। कहाँ पर हुई है, आप जो है क्वेश्चन अपने से दें। चलिए कहाँ पर हुई है, शाहपुर भदोल में हुई है। कहाँ पर, शाहपुर भदोल में इनका जो है क्या कहते हैं कि तालीम जो है, यानी इब्तदा का मतलब होता है प्रारंभिक जो एजुकेशन है। सुहेल किस अफसाना निगार से मुतासिर हुए, मुतासिर यानी प्रभावित हुए। तो किससे ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इंस्पायर्ड थे, ये थे प्रेमचंद से। प्रेमचंद इसका सही आंसर हो जाएगा। और मुतासिर होने का मतलब यानी कि प्रभावित होना, इंस्पायर्ड होना। चलिए आगे लिखा है कि भाई तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हो जाता है, कब हो जाता है, 1936 में या 1905 में। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तरक्की पसंद का जो होता है 1936 में लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1936। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर देखेंगे कि अफसाना भाभी जान का मरकज़ी किरदार, मरकज़ी किरदार का मतलब होता है यानी कि जो एक ऐसा किरदार है ना, जो कि एक ऐसा जो नायक रोल प्ले कर रहा हो, यानी कि सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट जिस पर हो, यानी कि जिस कहानी का सबसे बड़ा हीरो होता है, उसी को बोलते हैं मरकज़ी किरदार। तो हीरो वाला किरदार जो होगा तो आपको बताना है कौन होता है। ऑब्वियसली इसमें रुकैया भाभी का ही किरदार होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जीम, यानी कि रुकैया इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे लिखा है कि भाभी जान किसकी लड़की की तालीम का खर्च बर्दाश्त करती है। ठीक है ना, किस लड़की की तालीम का खर्च आपको पता होगा। रेहाना तो इसकी बेटी होती है, वो नहीं, बल्कि यहाँ पर क्या आपको देखने के लिए मिलेगा कि शम्मी जो है आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए कि शम्मी जो है ऐसे कैसी लड़की थी जिसका खर्च खुद देती थी पढ़ाई की, कौन, रुकैया भाभी। आगे रुकैया भाभी ने भाभी सोने की चूड़ियाँ किसको दी थी, किसको, आपको पता होगा, ये बहुत अच्छी कहानी है, शम्मी को दी थी, इसलिए कि भाई जा करके आप उसको बेचो और अपने भाई को एमए कराओ। ठीक है, याद होगा आपको। आगे है कि भाई रुकैया भाभी के शौहर को किन चीज़ का शौक़ था। ठीक है, 31 नंबर पे है। तो इनको जो शौक़ था किस चीज़ का था, वो था सियासत का। सियासत का मतलब होता है पॉलिटिक्स का। ठीक है, तो इनको पॉलिटिक्स का शौक़ था, इसीलिए इसके जो शौहर है बार बार जेल जाया करते थे। रुकैया भाभी ने किसके गाल पर एक क्या कहते हैं कि चपत लगाई, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर देखेंगे, चेत नहीं बल्कि चपत लगाई। तो रुकैया भाभी ने किसके गाल पे चपत लगाई, शम्मी के, इसलिए कि शम्मी जो है रो रही थी और वो बता नहीं रही थी कि उसके साथ में क्या मजबूरी है। असल में उसके भाई जो है एमए करना चाहता था, आपको पूरी कहानी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शम्मी हो जाएगा, जिसका खर्च खुद रुकैया भाभी उठाती थी।
उसके बाद में लिखा हुआ है यहाँ पर कि यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि भाई रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है, तो ऑब्वियसली भाभी जान का किरदार है, याद रखिएगा भाभी जान का किरदार है। उसके बाद में लिखा हुआ है कि भाई उर्दू अदब में अफसाना निगारी की शुरुआत किस अदब के ज़ेर असर हुई है, यानी कि किस अदब के होने से हुई है। ज़ेर असर का मतलब होता है किस अदब के होने से हुई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेज़ी। ठीक है, अंग्रेज़ी जिम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाभी जान को कॉलेज से कितना रुपया महीना मिलता था। ये कॉलेज में पढ़ाती थी तो कितना मिलता था इसको, 400 रुपया। यहाँ पर होगा 400 रुपया, आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग। यहाँ पर देखेंगे कि भाई सुहेल अज़ीमाबादी का ताल्लुक जो है किस रियासत से था, किस रियासत से था इनका ताल्लुक, तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा, ये बिहार के थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि भाई अफसानवी मजमूए अलाउ और आदमी के रूप किसका लिखा हुआ है, तो ये किसका है, सुहेल अज़ीमाबादी का है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। यहाँ पर सैयद सुहेल अज़ीमाबादी आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए थे, तो ये कहाँ पर गए थे, हो जाएगा मुजफ्फरपुर गए थे आला तालीम हासिल करने के लिए, इससे दूर नहीं गए थे। उसके बाद है आपका सुतून के माने क्या होते हैं। सुतून के माने आपको बताना है, तो सुतून के माने होते हैं खम्बा, है ना, यानी कि खम्बे को बोलते हैं सुतून। ठीक है, तो खम्बे के माने सुतून के होते हैं। आगे चलेंगे हम लोग यहाँ पर कि अज़्म के माने क्या होते हैं। अज़्म के माने क्या होते हैं, अज़्म के माने होते हैं इरादा, यही लिखा हुआ है यहाँ पर, इरादा होते हैं अज़्म के माने, याद रखिएगा। ठीक है, इन्हें तो रट लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। तो अगर आपको भाभी जान या सुहेल अज़ीमाबादी का क्वेश्चन देखना है तो इससे बाहर कभी नहीं आएगा। इन सब चीज़ को बार बार देखें, बार बार रटें, बार बार सुने वीडियो को भी लेकर के, तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं आपको इसका प्रॉमिस करता हूँ। चलिए, जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा किस नाम से है, ये देख सकते हैं यहाँ पर फरार के नाम से है। ठीक है, अब पूरी चीज़ इसका पढ़ेंगे, किसने लिखा, कब लिखा, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन यहाँ पर जो है कब पैदा हुए, इन्होंने ही लिखा था। ठीक है ना, तो सैयद मोहम्मद जो मोहसिन है वो कब पैदा हुए हैं, यहाँ देख सकते हैं 1910 में पैदा हुए हैं। कब पैदा हुए हैं, ये देख सकते हैं 1910 ऐसे लिखा जाता है, तो ये 1910 में सही आंसर हो जाएगा। सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई है, बहुत पूछा जाता है कि शहर बताना है आपको, तो इनका जो शहर हो जाएगा पटना। मोहसिन साहब कहाँ पैदा हुए हैं, पटना में, बे नंबर सही हो जाएगा। आगे है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का क्या नाम है। वालिद और वालदा बहुत पूछा जाता है, तो वालिद का क्या नाम हो जाएगा, सैयद मोहम्मद रशीद हो जाएगा, याद रखिएगा। सैयद मोहम्मद रशीद हो जाएगा, याद रखना है अच्छी तरीके से। चलिए, उसके बाद लिखा है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया, यानी कि टाइम पूछ रहे हैं ये, तो इन्होंने जो पास किया था अपने मैट्रिक का इम्तिहान वो कब किया था, यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा 1926 में। ठीक है ना, 1926 जो ये लिखा हुआ है, ये वाला ऐसे लिखा हुआ है 1926, ये है आपका 26। ठीक है, तो ये याद रखिएगा अच्छी तरीके से, ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे आपको देखने के लिए। चलिए अब हम लोग यहाँ पर शुरू देखेंगे यहाँ पर कि क्या कह रहे हैं कि सैयद जो है मोहम्मद मोहसिन ने किस स्कूल में मैट्रिक पास किया है, ये भी पूछा जाता है। तो इन्होंने जो मैट्रिक पास किया है कहाँ से किया है, ये देखिए यहाँ पर राम मोहन राय स्कूल से मैट्रिक पास किया है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि क्या पूछ रहे हैं कि सैयद मोहम्मद मोहसिन ने एमए कब किया है, एमए का पास कब किया है वो भी बताना है आपको। तो इन्होंने एमए जो पास किया है ये कब किया है, 1934 में। 1934 कैसे होगा, ये 1934 है ये लिखा हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे हम लोग यहाँ पर सैयद मोहम्मद मोहसिन को पटना कॉलेज में मुलाजमत का मतलब होता है नौकरी कब मिली, तो इनको जो नौकरी मिली थी वो मिली थी 1938 में मिली थी, याद रखिएगा। देखो गिनती भी सीख लीजिएगा आप ऐसे ही, 1938 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि भाई सैयद मोहम्मद मोहसिन नौकरी से कब सबकदोश हो गए थे। सबकदोश का मतलब होता है यानी कि अपनी नौकरी छोड़ दिए थे, इस्तीफा दे दिए थे, तो ये कब था टाइम इनका, 1974 में, यानी कि कब हो गया था इनका, 1974 में छोड़ दिए थे अपनी नौकरी। सबकदोश होना, इस्तीफा देना एक ही माने होते हैं, 1974 में, इसका दाल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन अपनी बीवी के साथ हज का फरीज़ा कब अदा किया, यानी फ़र्ज़ का, यानी कि अपनी बीवी के साथ इन्होंने हज कब किया, तो इन्होंने अपनी बीवी के साथ हज किया था 1973 में। ठीक है, आगे चलिए। आगे है कि भाई सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात कब हो जाती है, यानी कि मर कब जाते हैं ये, तो इनकी वफ़ात कब हो जाती है, सन 2002 में। ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना, सन 2002। ठीक है, 2002 में इनकी मौत हो जाती है, वफ़ात हो जाती है। आगे लिखा सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात कहाँ हुई, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इनकी जो वफ़ात होती है, मौत होती है, कहाँ होती है, दिल्ली में होती है। इसका राइट आंसर जिम हो जाएगा, दिल्ली में होती है।
आगे है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन की बीवी का नाम क्या है। बीवी का नाम और वालदा का नाम और वालिद का नाम बहुत पूछते हैं। तो बीवी का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, महफूजा बेगम। क्या है, महफूजा बेगम इनकी बीवी का नाम है। ठीक है, उसके बाद सैयद मोहम्मद मोहसिन के कितने बेटे और बेटियाँ थी, तो आपको ये बताना है। तो इनके बेटे और बेटियाँ आपको बताना है, बताएं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कितने आप सही कर पाते हैं। तो इनके जो बेटे और बेटियाँ थी कितनी थी, 3 बेटे और 4 बेटियाँ, सही हो जाएगा। 3 बेटे और 4 बेटियाँ थी इनकी, रट लीजिएगा। आगे है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है यहाँ पर है, मोहसिन क्या कहते हैं कि ये देखिए, सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब जो है किस सिन्फ के लिए जाने जाते हैं। सिन्फ का मतलब होता है यानी कि किस विषय पे लिखते थे, क्या नज़्म लिखते थे, क्या नस्र लिखते थे। तो ये किसके लिए जाने जाते हैं, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा अफसाने के लिए। अलिफ नंबर सही हो जाएगा, अफसाने के लिए जाने जाते हैं। चलिए आगे लिखा है 15 नंबर में है कि ज़ख्म के फूल जो है, ज़ख्म के फूल का शेरी मजमुआ है। तो ये जो शेरी मजमुआ हो जाएगा किनका हो जाएगा, ये हो जाएगा सैयद मोहम्मद मोहसिन का। ठीक है, ज़ख्म के फूल किसका है, सैयद मोहम्मद मोहसिन का है। चलिए आगे, सैयद मोहम्मद मोहसिन को किस मौजू के प्रोफेसर थे। मौजू का मतलब विषय यानी कि सब्जेक्ट, तो किस सब्जेक्ट के या विषय के प्रोफेसर थे, तो ये थे आपके किसके, नफ्सियात के। ठीक है, नफ्सियात यानी कि आपके साइकोलॉजी के ये प्रोफेसर थे, साइकोलॉजी के, नफ्सियात के उर्दू में बोलते हैं। उसके बाद में 17वां नंबर पे क्वेश्चन है कि किस तसनीफ़ से सैयद मोहम्मद मोहसिन को शोहरत मिली है। तो कौन सी ऐसी किताब है जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा नाम कमाया इन्होंने, तो वो कौन सी किताब है, यही है आपकी अनोखी मुस्कुराहट। बहुत अहम किताब है अनोखी मुस्कुराहट, बहुत अहम किताब है। चलो आगे है कि फ़रार किसका अफसाना है, तो ये सैयद मोहम्मद मोहसिन का है। कितनी बार बता चुके हैं, तो ये बार बार पूछा भी जाता है, रट भी लीजिए। सैयद मोहम्मद मोहसिन है इसका सही आंसर। अफसाना फ़रार का मरकज़ी किरदार कौन है यहाँ पे, तो मरकज़ी किरदार आपको याद होगा कौन है, महमूद होता है इसका। किसमें, फ़रार एक महमूद होता है, उसका ही पूरी कहानी है इसमें। चलिए उसके बाद में है कि किसकी करख्त आवाज़ महमूद के कान में से गूंज गई। तो ऑब्वियसली इनकी कौन थी, ये माँ थी। कहते हैं ना माँ की करख आवाज़ यानी कि एकदम ज़बरदस्त दहाड़ने वाली आवाज़ से महमूद क्या कहते हैं कि कान जो है गूंज जाती है जब महमूद सो रहा होता है। चलिए आगे यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उस वक्त, चलिए यहाँ पर क्या है आपका, ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि भाई उस वक्त महमूद की उम्र कितनी थी जब उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया था। तो इनके वालिदैन जब मर गए थे, इंतकाल हो गए थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 10 साल थी। देखो इंतकाल होना, वफ़ात होना, मौत होना एक के माने में होता है, तो इससे आप उलझिएगा नहीं। ठीक है, तो इंतकाल कब हो गए थे, 10 साल के ही थे कि इनकी वालिदैन का इंतकाल यानी कि माँ बाप दोनों का इंतकाल हो गया था। वालिदैन का मतलब होता है माँ बाप दोनों। उसके बाद में सवाल है कि महमूद के दोस्त का क्या नाम था। इनका एक दोस्त था जो कि बहुत अच्छा था, इसके साथ में बहुत हेल्प करता था, तो उसका क्या नाम था, यहाँ पर मिलेगा आपको अलिफ नंबर का अज़ीम। अज़ीम इसका एक दोस्त था। आगे है कि भाई ज़ुबैदा ने क्या कहते हैं कि कौन सा इम्तिहान पास किया था। यहाँ पर इसमें एक किरदार जो है किसका है, ज़ुबैदा का भी है। तो ज़ुबैदा ने कौन सा इम्तिहान पास किया था, इन्होंने जो इम्तिहान पास किया था वो था आपका मैट्रिक का। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। महमूद की बहाली किस ओहदे पर हुई थी, तो महमूद की बहाली हुई थी किसके, डिप्टी कलेक्टर पर। डिप्टी कलेक्टर से आंसर हो जाएगा। उसके बाद महमूद की शादी किससे हुई थी, तो वो हुई थी ज़ुबैदा से। ये देखिए यहाँ पे ये सारी कहानी का किरदार है। आगे है कि भाई नफ्सियाती ज़ाविये के लिए किसकी लिखी हुई है। नफ्सियाती ज़ाविये जो है तो ये किसकी लिखी हुई है, ऑब्वियसली ये किसकी लिखी हुई है, सैयद मोहम्मद मोहसिन की ही लिखी हुई है। आगे चलेंगे हम लोग, कह रहे हैं कि फ़रार अपने मौजू के एतबार से किस किस्म का अफसाना है। ये सवाल तो आपको 10th से लेकर के PhD तक मिलेगा। तो ये जो है आपका किस एतबार से है, ये है अलिफ सही हो जाएगा, नफ्सियाती अफसाना है। क्या है, नफ्सियाती, अलिफ सही हो जाएगा। उसके बाद है इनमें से किस अफसाना निगार का ताल्लुक़ दबिस्तान अज़ीमाबाद से है, तो कौन है, यही है सैयद मोहम्मद मोहसिन का ताल्लुक़ दबिस्तान अज़ीमाबाद से है। तो दबिस्तान क्या होता है, जो कि क्या कहते हैं कि अपने अपने शहरों के अपने अपनी एक जो किताबें होती है, तो इनका जो ताल्लुक़ था कहाँ से था, दबिस्तान अज़ीमाबाद से था सैयद मोहम्मद मोहसिन का, बेसही हो जाएगा। आगे है यहाँ पर कि भाई महमूद के किरदार पर सबसे
बुरा असर किस चीज़ से पड़ा, तो वो जो पड़ा था किस चीज़ से पड़ा था, वो क्या कहते हैं, वालदा की बदज़बानी से। यानी कि इसकी वालदा जो थी, इसकी माँ जो थी, बहुत ज़्यादा बदज़बानी करती थी, सौतेली माँ, जिसके बिना पर इसके किरदार पर बहुत बुरा असर पड़ा था। यानी कि वो खुद भी शादी नहीं करना चाहता था। महमूद की शादी किससे हुई थी, तो महमूद की जो शादी हुई है, दूसरी बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये शादी हुई है किससे, ज़ुबैदा से। ठीक, ये फरार नहीं है, ये वर्ड जो आया है ये फरबा है, असल में फरिया नहीं है, ये फरबा है। तो फरबा क्या जो माने होते हैं असल में, वो होता है मोटा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फरबा मतलब मोटा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे अज़्म के माने क्या होते हैं, तो ऑब्वियसली फिर ये पहले भी पूछा गया है, तो अज़्म का मतलब क्या है, इरादा। ठीक है, अज़्म का मतलब इरादा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ पे लिखा है कि इरादा, इसका सही आंसर हो गया। अब यहाँ तक आप अच्छे से रट लेंगे। अब देखेंगे हम लोग किसको, कटी हुई शाख, जो बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। ठीक है, किसके लिखा हुआ है, कमर जहाँ की, कमर जहाँ ने कटी हुई शाख लिखा है। चलिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई है, तो इनकी पैदाइश कब हो गई है, इनकी पैदाइश हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं 1951 से 52 तक में। ठीक है, ये अलिफ नंबर का सही है, 1951 पढ़ेंगे इसको और 52 पढ़ेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसको सीख लीजिएगा, 51 और 52। ठीक है, याद रख लीजिएगा। कमर जहाँ की पैदाइश का ताल्लुक सूबे बिहार के किस ज़िले से, यानी कि बिहार में तो पैदा हुए हैं, खुद ही कह रहे हैं, लेकिन कौन सा ज़िला है जहाँ पर ये पैदा हुए हैं, तो ये है आपका समस्तीपुर। कमर जहाँ कहाँ पैदा हुए हैं, समस्तीपुर में। अपने से भी आंसर देने की कोशिश करें। कमर जहाँ के वालिद का नाम बताना है आपको, तो वालिद का नाम है सैयद अताउल हक। सैयद अताउल हक है इनके वालिद का नाम, यानी कि पापा का नाम। उसके बाद में कहा गया है कि भाई कमर जहाँ के ख़ानदान किस चीज़ से दिलचस्पी रखते थे। दिलचस्पी रखना यानी कि रुचि रखना, तो किस चीज़ से ख़ानदान, इसका ख़ानदान मतलब पूरा परिवार, तो रुचि जो इसका परिवार रखता था, इल्म व अदब से बहुत ज़्यादा रुचि रखता था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर यह है कि आला तालीम के लिए कमर जहाँ कहाँ चले गए थे, तो ये चले गए थे कहाँ, पटना चले गए थे, रट लीजिएगा। कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी से एमए किया, ये भी पूछा जाता है, तो इन्होंने जो एमए किया है वो क्या है, पटना यूनिवर्सिटी से, अलिफ सही हो जाएगा। चलिए आगे है कि कमर जहाँ की पहली कहानी कौन सी है, ये तो पूछा ही जाएगा। कमर जहाँ की पहली कहानी है आपका जुनून वफ़ा, याद रखिएगा, जुनून वफ़ा कमर जहाँ की कौन सी पहली कहानी है। ठीक है, आई होप कि आप याद रखेंगे इन सब चीज़ों को, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। ठीक है, आगे है यहाँ पर देखेंगे कि जुनून वफ़ा जो है, आप क्या देख रहे हैं, जुनून वफ़ा जो है कब लिखी गई है, तो ये कब लिखी गई है, ये लिखी गई है, ये देख सकते हैं 1900 कितने में, 66 में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 1966 में। इधर से अगर आप लिखते हो ना तो ये 6 पढ़ा जाता है, इधर से लिखते हो तो 2 पढ़ा जाता है। ठीक है, 1966 में इन्होंने लिखा था, याद रखिएगा। आगे है कि भाई जुनून वफ़ा किस माहनामा में इशाअत पजीर हुई, यानी कि जब ये जुनून वफ़ा पब्लिश करते थे, किस क्या कहते हैं कि मंथली एक मैगज़ीन होता है ना, किस मैगज़ीन में होता था, तो किस में, सुबह 9 में इसको पब्लिश करते थे, यानी कि क्या कहते हैं कि प्रकाशित करते थे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्या कह रहे हैं कि भाई रिसाला सुबह 9 कहाँ से निकलता था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये निकलता था आपका कहाँ से, पटना से। कहाँ से निकलता था, पटना, इसका सही आंसर हो जाएगा। कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में यानी कि आपके सिलेबस में शामिल है, तो कमर जहाँ का जो अफसाना हमारे इसमें शामिल है वो कौन सा है, कटी हुई शाख। कमर जहाँ का कौन सा है, कटी हुई शाख, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, कह रहे हैं कमर जहाँ की इस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं यानी कि मौजूदा के टाइम में भी है, तो ये है आपका भागलपुर यूनिवर्सिटी में। ठीक है, उसके बाद है कमर जहाँ किस कॉलेज से अपनी क्या कहते हैं कि कैरियर का आगाज़ करते हैं। कैरियर मतलब यानी कि अपनी ज़िंदगी, लाइफ का आगाज़ करते हैं, तो ये करते हैं कहाँ से, सुंदरवती महिला कॉलेज। सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर से अपनी ज़िंदगी या फिर कैरियर, अपने भविष्य का आगाज़ करते हैं, यानी कि प्रारंभ करते हैं। आगे लिखा है कि भाई कमर जहाँ की कितने अफसानवी मजमूए हैं, ये अहम सवाल है, रट लीजिएगा। तो ये कितने मजमूए एक सवाल है, यानी कि 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। कितना, 3 जो है इसका सही नंबर, बे नंबर का सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कमर जहाँ किस सिन्फ के लिए जानी जाती है। कमर जहाँ यानी कि किस विषय में किताब लिखती है, किस सिन्फ के लिए जानी जाती है, तो ये अफसाने के लिए जानी जाती है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि चारागर जो है किसकी तसनीफ़ है, यानी किसने लिखा है, तो कमर जहाँ ने लिखा है चारागर। ये इनकी किताबें लिखने के लिए आ जाता है कि 4 किताबों के नाम लिखें। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें याद रख लें, आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी क्या कहते हैं प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखेंगे, कह रहे हैं कि भाई अजनबी चेहरे कब लिखी गई, तो ये कब लिखी गई है, ये लिखी गई है आपकी 1991 में। कब, 1991 में, बे नंबर का सही हो जाएगा। आगे लिखा है कि भाई अख्तर शिरानी की जिनसी व रोमानी शायरी किसकी तसनीफ़ है।
ठीक है। तो ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है आपका कमर जहां ने, याद रखिएगा। किताब का नाम है ये अख्तर शिरानी की जिनसी व रोमानी शायरी, किसने लिखा है, कमर जहां ने लिखा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे है कि हर्फ आगही का ताल्लुक किस सिन्फ से है, हर्फ आगही का ताल्लुक किस सिन्फ से है, तो ऑब्वियसली तनकीद से है। ये किससे है, तनकीद से। और तनकीद का मतलब क्या होता है, आलोचना करना या क्रिटिसाइज करना। आगे है कि भाई असद किस अफसाने का किरदार है, ऐसी चीज़ें पूछा जाता है कि असद का जो किरदार है वो किस अफसाने का है, तो वो है कटी हुई शाख का। कटी हुई शाख में असद एक लड़का होता है जिसके बारे में कहानी है, ठीक है। आगे है कि भाई बाइस के माने क्या होते हैं, तो बाइस के जो माने होते हैं वो होते हैं आपके वजह, क्या बाइस है, क्या वजह है, तो बाइस के माने हैं वजह, तो आप रट लीजिएगा ये, तभी याद रह पाएगा। उसके बाद आपका नहीफ के माने क्या है, ठीक है। नहीफ के माने जो होते हैं वो आपको बताना है। नहीफ के माने कमज़ोर होते हैं, ये देखिए यहाँ पे नहीफ के माने क्या होते हैं, कमज़ोर, ठीक है। आगे चलिए, अब जो शुरू होता है आपका, क्या शुरू होता है, आशियाना, ठीक है। अब जो आशियाना है उस कहानी को अच्छे से पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई जो आशियाना है वो निगार अज़ीमाबादी का, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि निगार, यहाँ पर देखिए निगार अज़ीमाबादी का असल नाम क्या था, तो इनके जो असल नाम था मलिका मेहर निगार था, मलिके मेहर निगार, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि निगार अज़ीमाबादी जो है उर्दू के अलावा किस मौजू से एमए किया इन्होंने, तो इन्होंने किससे किया था एमए, इन्होंने किया था ड्राइंग और पेंटिंग से, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ड्राइंग और पेंटिंग से, ड्राइंग और पेंटिंग से सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, निगार अज़ीमाबादी जो है कहाँ से पीएचडी की, इन्होंने जो पीएचडी किया था वो किया था आपका कहाँ से हो जाएगा, जामिया मिल्लिया से। निगार अज़ीमाबादी ने जामिया मिल्लिया से, यानी कि दाल नंबर का सही हो जाएगा जामिया मिल्लिया से, जो कि दिल्ली में है। उसके बाद है कि निगार अज़ीमाबादी के अफसानवी का पहला मजमुआ कौन सा है, यानी कि पहला कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी, पहला कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी कौन सा है, तो ये है अक्स। ये यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा अक्स है इनका, बे नंबर का सही हो जाएगा अक्स, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा है कि अक्स कब लिखी गई है, तो अक्स लिखी गई है कब, 1990 में। देखिए 1990 में अक्स लिखी गई है, जो पहला मजमुआ है, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर आगे है कि भाई इन्होंने लिखा हुआ है कि निगार का मजमुआ गहन कब शाये हुआ है, इन्हीं का मजमुआ है, शेरी मजमुआ, अफसाने क्या कहते हैं, अफसाने का मजमुआ कब शाये हुआ है, यानी कि पब्लिश हुआ है, तो 1999 में पब्लिश हुआ है, ठीक है। आगे निगार ने कौन सा सफ़रनामा लिखा है, ऑब्वियसली ये बहुत बार पूछा जाता है, क्या लिखा है इन्होंने, सफ़रनामा। सफ़रनामा का मतलब क्या होता है, जो सफ़र में आप जाते हो और कहानी लिखते हो, तो सफ़रनामा किस नाम से लिखा है, तो गर्द आवारगी के नाम से लिखा है, गर्द आवारगी के नाम से। निगार अज़ीमाबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, तो ऑब्वियसली ये बहुत मशहूर अफसाना है आशियाना। आशियाना हमारे निसाब में यानी कि सिलेबस में शामिल है। निगार अज़ीमाबादी किस सिन्फ के लिए जानी जाती है, तो निगार अज़ीमाबादी जो जानी जाती है ये किससे जानी जाती है, अफसाना से। अफसाना बहुत ज़्यादा अच्छा लिखती है ये, ठीक है। अफसाना आशियाना का मरकज़ी किरदार, देखो पूछा इन्होंने, मरकज़ी पूछा भी जाता है, और मरकज़ी किरदार क्या है यहाँ पे, ज़रीना। ज़रीना जो है इसका क्या कहते हैं कि सेंटर पॉइंट है इस कहानी का, इसी के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है, इसीलिए उसको बोलते हैं मरकज़ी किरदार। ज़रीना के शोहर का क्या नाम है, तो ज़रीना के शोहर का नाम क्या है यहाँ पे, बरकत अली सिद्दीकी। ज़रीना का शोहर का नाम क्या है, बरकत अली सिद्दीकी। और आपको याद होगा इसमें दो, जो एक बुढ़वा एक बुढ़िया होती है ना, अपने बेटे के साथ चली जाती है, तो अपने घर वापस लास्ट में आती, कहती अपना घर ही सब कुछ, याद होगा आपको, ठीक है। तो ये आपको बताते हुए चलना है, ठीक है। भाई जो सिराज की बीवी का नाम आपको बताना है, तो सिराज की बीवी का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ देखने के लिए आपको मिलेगा, सिराज की बीवी का नाम क्या है, इरफाना। इरफाना इसका सही आंसर हो जाएगा, सिराज की बीवी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सही आंसर। आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर, यहाँ देखने के लिए मिलेगा आपको कि देखिए सिराज के कितने बेटे थे, तो क्या है, 2 बेटे थे। सिराज के कितने बेटे थे, 2 बेटे थे, ठीक है। आगे यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि सिराज कहाँ मुलाजमत करता था। मुलाजमत का मतलब नौकरी करता था, तो क्या सही हो जाएगा, ये हो जाएगा सही, बेंगलोर में करता था। कहाँ करता था, बेंगलोर में। आगे चलेंगे हम लोग यहाँ पर, ये देखेंगे यहाँ पर बेंगलोर के बाद में आता है आपका कि ज़रीना की बेटी का नाम क्या था, तो ज़रीना की बेटी कौन थी, ज़रीना की बेटी थी रुकैया। रुकैया इसकी बेटी का नाम था। आगे है कि भाई शर्मसार के माने क्या होते हैं, क्या होते हैं बताओ, खुशी, इला, शर्मिंदा या फिर पर्दा। तो शर्मसार का मतलब होते हैं शर्मिंदा, यहाँ पे देखिए शर्मिंदा इसका माने होता है। आगे है कि भाई निज़ाम के माने क्या होते हैं, निज़ाम के माने खबर, अखबार, इज़्ज़त या इंतज़ाम। ओबियसली इंतज़ाम इसके माने होते हैं, ये देखिए
यहाँ पे क्या होता है, इंतज़ाम। उसके बाद में लिखा है कि सिराज के वालिद का क्या नाम था। वालिद का इनके क्या नाम था, इनके वालिद का जो नाम था यहाँ पर बरकत अली सिद्दीकी। सिराज के वालिद का क्या नाम था, बरकत अली सिद्दीकी। तो ये भी हो गया, इससे ज़्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा जाएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस वही पढ़ते चले आप, सारे ही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आएंगे और यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलेंगे। आगे चलिए, कह रहे हैं कि भाई आलमी हिद्दत में मजमून किस किस्म का नसरी सिन्फ है। मजमून किस किस्म का नसरी सिन्फ है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये है आपका कदीम सिन्फ का नसरी सिन्फ है। ठीक है, कदीम मतलब होता है पुराना, तो अलिफ इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि भाई हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वो एक क्या है, वो एक क्या है, सूरज है, आग है, सैयारा है, तो क्या हो जाएगा, वो एक सैयारा है। ठीक है, सितारे को सैयारा बोलते हैं उर्दू में, वो एक सैयारा है। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे कि क्या कहते हैं कि हमारी ज़मीन का दर्जे हरारत बहुत क्या है, गैर ज़रूरी है, मौजू है या ख़राब है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका मौजू। यानी कि मौजू का मतलब होता है हाँ ठीक है, रीज़नेबल, सही है। मौजू का मतलब हाँ सही है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत बहुत मौजू है, यानी कि बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है उतना। आगे देखेंगे कि भाई कितने वर्षों से ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है, तो कितना, 20, 10, 40, 15, कितना, सही आंसर क्या है, 40 वर्षों से दर्जा हरारत यानी कि गर्मी बढ़ रही है। दर्जा हरारत मतलब गर्मी। ग्लोबल वार्मिंग का क्या मसला है, ये बात बार पूछा जाता है, ऑब्वियसली इसका बे नंबर पे सही हो जाएगा। एक संगीन मसला है, बहुत संगीन मतलब बहुत सीरियसली लेने वाला मसला है। ठीक है, आगे लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है, तो ये हुआ है आपका 31%। बार बार पूछा जाता है, रटने वाली बात है, ये रट लीजिएगा। ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है, तो ये बढ़ गया है आपका 0.75 बढ़ गया है। उसके बाद है आपका कि बाल विज्ञान का कांग्रेस सन 2008 भारत के किस शहर में मुनक़िद हुआ यानी मनाया गया, तो ये देखिए दीमापुर में, दीमापुर में मनाया गया, यहाँ पर हो जाएगा दीमापुर, सही आंसर। आगे है कि भाई क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका सन 2007 में। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में है आपका कि दीमापुर में हिंदुस्तान की किसी रियासत में है। दीमापुर जो है हिंदुस्तान के किस रियासत में है, ये पूछ रहा है तुमको, तो ऑब्वियसली ये क्या है, कहाँ पर है, नागालैंड में है। कहाँ पर है, हिंदुस्तान का रियासत जो है किस रियासत में, नागालैंड में है दीमापुर, याद रखिएगा। आगे है कि भाई धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से कौन सा गैस बनता है, मेथेन गैस बनता है। अलिफ सही हो जाएगा, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मेथेन गैस बनता है। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग कि अमेरिका के साबिक नायब सदर का नाम बताइए जो पूरे मुल्क में ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तकरीर की, और इनका नाम था आपका क्या है, एल गोरे। ठीक है, एल गोरे जो है इनका नाम था, रट लीजिएगा, एल गोर इनका नाम था, जो पूरे शहर में जा के तकरीर कर रहे थे। बाल विज्ञान कांग्रेस दीमापुर में कितने दिनों तक मुनक़िद हुआ, यानी कि कितने दिनों तक ये जलसा चलता रहा, तो ये चलता रहा था आपका कितना, 5 दिनों तक ये जलसा चला था, जिस पर ग्लोबल वार्मिंग पे बात की गई थी। ठीक है, आगे चलेंगे कि भाई यहाँ पर लिखा है 14 में बाल विज्ञान कांग्रेस दीमापुर के मेहमान ख़ुसूसी कौन थे, तो ये क्या है, APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम बहुत ख़ास मेहमान थे इसके, तो वही बोल रहे हैं। उसके बाद में कह रहे हैं कि बाल विज्ञान कांग्रेस में पूरे मुल्क से कितने असातिज़ा ने शिरकत की, कितने असातिज़ा यानी कि कितने टीचर्स आए थे उसमें, तो आए थे टीचर्स कितने, 165 टीचर आए थे, 165। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे यहाँ पर कि भाई 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे कितने पेड़ लगाएं तो क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सकता है, तो ये कह रहे हैं कितने कितने पेड़, 5 पेड़ अगर कम से कम लगाएं तो ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सकता है। तमाज़त के माने क्या होते हैं, देखो ये वर्ड बहुत बार आया है एग्जाम में आपके, तमाज़त के सन 2022 में भी पूछा हुआ है, और सन 2022 के, 23 के, 24 के सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा, और उतने क्वेश्चन जो है उसके बाद आपको कोई भी चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं, यहीं से सारे आंसर हो जाएंगे। तो तमाज़त के जो माने होते हैं वो होते हैं गर्मी के, तमाज़त के माने होते हैं गर्मी के। संगीन के माने क्या होते हैं, संगीन के माने होते हैं तशवीशनाक, यानी कि जिस पर कि एकदम उलझन पैदा हो, तशवीशनाक हो यानी कि उलझन पैदा हो। बरअक्स के माने क्या होते हैं, बरअक्स के माने होते हैं बरखिलाफ। ठीक है, बरखिलाफ यानी कि जो उल्टा हो उसका। इम्कान के माने क्या होते हैं, मुमकिन के होते हैं, ऑब्वियसली देखिएगा यहाँ पे।
मुमकिन के होते हैं। दस्तावेज़ के माने क्या होते हैं? तो दस्तावेज़ के माने क्या होते हैं? अहदनामा, यानी कि जिस पर वादा किया जाता है उसको बोलते हैं दस्तावेज़। के दीमापुर में बाल विज्ञान कांग्रेस में कितने तलबा और तालिबात ने शिरकत की थी? तलबा का मतलब जो है स्टूडेंट, और तलबात का मतलब होता है जो गर्ल्स स्टूडेंट होती है उसको कह रहे हैं, ठीक है। तो कितने बच्चे थे जिन्होंने शिरकत की थी इस प्रोग्राम में? तो ये देखिए कितने थे, 556 थे। 556 बे नंबर का सही हो जाएगा, 556। आगे बढ़ेंगे हम लोग, कह रहे दीमापुर में बाल विज्ञान कांग्रेस कब से कब तक हुआ? कब से कब तक हुआ था? तो ये कब से कब तक हुआ था? ये हुआ था आपका 27 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक। 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चला था। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ उसके बाद जो है अब्द के माने क्या होते हैं? लेकिन मैं आपको बता दूं ये गलत लिखा हुआ है। अब्द के माने होते हैं बंदे, और अब्द के माने होते हैं अबदन का मतलब होता है, ये होता है हमेशा, और ये अलिफ से होता है, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा जा करके। चलिए अब जो है आगे चलेंगे हम लोग। यहाँ पर लिखा है कि अर्जी का माने क्या होता है? अर्ज का माने अर्जी नहीं होता है, असल में ये अर्ज होता है, ठीक है। और अर्ज के माने होता है ज़मीनी, ठीक है, ज़मीन होता है, ठीक है। ये देख लीजिएगा आप। सूरज नहीं होता है, सूरज बिल्कुल नहीं होता है, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्वेश्चन जो है गलत है। अर्ज के माने अगर होंगे तो ये क्या हो जाएंगे? अर्ज के माने ज़मीन के होते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग। यहाँ पर लिखा है कि भाई आलमी हिद्दत का ताल्लुक किस नस्री सिन्फ से है? तो वो नस्री सिन्फ कौन सा है? मजमून से। और इसलिए सही है, मजमून से आलमी हिद्दत का ताल्लुक है। कहते हैं ना भाई कोई नस्र है, कोई अफसाना है, कोई दास्तान है, तो ये जो आलमी हिद्दत आपका चैप्टर है ये क्या है आपका? दास्तान नहीं है, नावल नहीं है, क्या है बल्कि मजमून है आपका, मजमून, याद रखिएगा। आगे लिखा हुआ है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ताल्लुक किस सिन्फ से है? क्या वो मजमून लिखते थे? बिल्कुल नहीं। क्या वो मर्सिया लिखते थे? तो इस तरीके से और दो ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो ये कैसे चीज़ लिखते थे? मजमून लिखते थे, ठीक है। क्या लिखते थे? मोहम्मद हुसैन आज़ाद मजमून लिखते थे। आगे यहाँ पर देखेंगे हम लोग, देखने के लिए मिलेगा कि ग्लोबल वार्मिंग किस किस्म का नसरी नमूना है? तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली साइंस ही हो जाएगा, साइंस ही। मैंने आपको बताया भी है पढ़ाते हुए, यानी कि साइंस के ऊपर है तो क्या हो जाएगा? साइंस ही हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है, उसकी नौइयत क्या है? बैनुल अक़वामी है, या बैनुल अक़वामी का मतलब इंटरनेशनल लेवल पे है, या फिर इनफरादी का मतलब होता है व्यक्तिगत तरीके पे है। और आगे पर देखेंगे हम लोग यहाँ पर क्या सियासी है या समाजी है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बैनुल अक़वामी। कहने का क्या मतलब है कि भाई ये जो मसला है ना आपका ग्लोबल वार्मिंग का, बैनुल अक़वामी यानी कि पूरी दुनिया पर है, ऑब्वियसली किसी एक ही मुल्क का या फिर किसी बच्चे का नहीं है। चलिए 30 नंबर पे क्या है? कह रहे हैं कि ज़मीन के दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा इजाफा को क्या कहते हैं? तो इजाफा को क्या कहते हैं? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी कि जब गर्मी बढ़ रही होती है तो उसको क्या कहते हैं? उसके इजाफा को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे रिया, ठीक है। रिया एक कहानी है जो आपके इसमें है, अब उसका क्वेश्चन पूछा जाएगा। रिया किस किस्म का नसरी नमूना है? यानी कि किस किस्म का ये क्या कहते हैं फॉर्मेट है जिस पर ये लिखा गया है? तो ये किस किस्म का है आपका? यहाँ देखने के लिए मिलेगा इस्लाही मजमून है, ये इस्लाही मजमून है, याद रखिएगा। उसके बाद में आपका है यहाँ पर कि इनमें से रिया का हम माने लफ्ज़ को बताओ। तो रिया के जो हम माने लफ्ज़ होते हैं, यानी कि जिसे पर्यायवाची बोलते हैं, वो है आपका मकर। मकर मतलब होता है रिया, ठीक है, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग कि हमको अपनी बुराइयों का इल्म दुश्मनों से होता है, ये किसका कौल है? बहुत बड़ी बात है। ये कौन कहता है? ये कहता है आपका क्या कहते हैं कि प्लोटार्क जो है आपको कहता है ये वर्ड, ठीक है, अपनी कहानी में। आगे है सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो यही है आपका कौन सा? रिया जो है सर सैयद साहब ने लिखा है, जो हमारे सिलेबस का मतलब सिलेबस में, यानी कि निसाब मतलब सिलेबस में। उसके बाद में लिखा है कि सर सैयद की पैदाइश कब हुई है? तो इनकी जो पैदाइश हुई है वो कब हुई है? ये देख सकते हैं 1817 में हुई है। 1817 लिखा हुआ है, 1817 में पैदाइश हुई है। आगे है कि सर सैयद के वालदा का नाम क्या था? तो सर सैयद के वालदा का क्या नाम था? अजीजुन्निसा। अजीजुन्निसा था इनका, ठीक है। और इज्जतुन्निसा किनका था? उनका गालिब की वालदा का नाम अजीजुन्निसा सही हो जाएगा। सर सैयद की वफ़ात कब हो जाती है? तो वफ़ात कब हो जाती है? 1898 में। 1898 में मौत हो जाती है, वफ़ात के माने मौत होते हैं। आगे है कि सर सैयद कहाँ दफन हुए? दफन का मतलब है यानी कि कहाँ पर उनको ज़मीन में क्या कहते हैं दफनाया गया है, कहाँ कब्र है उनकी। तो ये जो कब्र है इनकी, जहाँ पर इनको दफन किया गया है, ये कहाँ है? यहाँ पर देख सकते हैं आप।
कहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, क्योंकि यह क्या कहते हैं, इनका बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा हमको क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई सर सैयद कहाँ पैदा हुए थे, तो ये दिल्ली में पैदा हुए थे सैयद साहब। आगे है कि भाई सर सैयद की तरबियत में किसका असर था, सर सैयद साहब की तरबियत में किसका असर था, तो सर सैयद साहब की तरबियत में जो असर था किनका था, यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर जो है अम्मा का असर था। ठीक है, अम्मा का इसमें सर सैयद साहब का उसमें तरबियत में असर था। आगे चलेंगे हम लोग, कह रहे हैं कि भाई सर सैयद के वालिद का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो वालिद का क्या नाम था इनके, सर सैयद साहब के वालिद का, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि इनका जो नाम था मीर तकी, जीम सही हो जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग, यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा पीडीएफ बड़ा कर देते हैं ताकि साफ दिखे। चलिए आगे है कि भाई सर सैयद की बीवी का नाम क्या था, तो बीवी का नाम क्या हो जाएगा, पारसा बेगम, जीम सही हो जाएगा। आगे सर सैयद की शादी जो है कब होती है, ये होती है 1836 में, 1836 में इनकी शादी हो जाती है, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सर सैयद ने अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम की, इन्होंने कायम कब की थी, ये की थी 1862 में, 1862 में सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि भाई सर सैयद ने अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ कायम की थी, तो ये कायम की थी इन्होंने गाजीपुर में। कहाँ पर, गाजीपुर में, रट लीजिएगा। आगे सर सैयद कौन सा रिसाला जारी करता था, यानी कि वो जो है अपना एक मैगजीन जो है पब्लिश कौन सा करता था, किस नाम से, वो था तहजीबुल अखलाक, बहुत अहम अखबार था ये तहजीबुल अखलाक। सर सैयद इंग्लिस्तान कब गए थे, इंग्लिस्तान भी गए थे ये, तो इंग्लिस्तान कब गए थे, ये गए थे आपका 1869 में, 1869 में इंग्लिस्तान गए थे। ये कैसे हो जाएगा, 1869 में। ठीक है, 1869 में गए थे इंग्लिस्तान। आगे है कि भाई सर सैयद ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कब कायम किया, तो ये कायम किया था इन्होंने 1878 में, 1878 सही आंसर हो जाएगा, अलिफ। ठीक है, 1878 में। उसके बाद में सर सैयद अहमद को कौन सा खिताब मिला, तो इनको जो खिताब यानी कि जो सरकार की तरफ से मिलता है वो सर का खिताब मिला है। देखिए यहाँ पे सर बोलते थे पूरी दुनिया इसको। ठीक है, सर सैयद को सर का खिताब कब मिला, ये भी पूछा जाता है, तो इनको जो मिला है ये मिला जाता है 1878 में, 1878 में इनको मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका उर्दू के माने क्या है, ऑब्वियसली उर्दू के माने लश्कर के हैं, यहाँ पर सही हो जाएगा आपका दाल, लश्कर के माने में है। उसके बाद है सर सैयद किस सिन्फ के लिए जाने जाते हैं, तो सर सैयद साहब क्या लिखते थे, ये लिखते थे मजमून लिखते थे सर सैयद साहब। ठीक है, असबाब बगावत हिंद किसकी तसनीफ है, ऑब्वियसली सर सैयद साहब की है। ये किसने लिखा है, असबाब बगावत हिंद, अहम किताब है, रख लीजिएगा, पूछा जाता है, सर सैयद साहब की किताब है ये। उसके बाद है नासिह का मतलब क्या होता है, गिबत करने वाला, बिल्कुल नहीं, दीनदार, या फिर रोजे, क्या कहते हैं कि रोजे वाला, या फिर मारने वाला, तो कौन हो जाएगा, दीनदार। ठीक है, नासिह का मतलब असल तो होता है नसीहत करने वाला, अच्छा बात बताने वाला, अदरवाइज यहाँ पे दीनदार इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, मुकद्दस के माने क्या होते हैं। ठीक है, मुकद्दस के जो माने हैं वो क्या होते हैं, वो आपको बताना है। मुकद्दस के माने होते हैं पाक के, यानी कि हॉली जिसे बोलते हैं ना, पवित्र जिसे बोलते हैं, वो होते हैं। आगे चलेंगे हम लोग यहाँ पर कि दाना के माने क्या होते हैं, तो दाना के जो माने होते हैं वो होते हैं अक्लमंद। दाना यानी कि अक्लमंद है, इंटेलिजेंट है। ठीक है, आगे चलेंगे कि रिंद के माने क्या होते हैं, तो रिंद के जो माने होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं शराबी। रिंद के माने क्या होते हैं, शराबी के होते हैं। आगे है कि भाई आसार व सनादीद के मुसन्निफ कौन है, मुसन्निफ जो है, मुसन्निफ किसको कहते हैं, राइटर को, तो मुसन्निफ कौन है इसके, सर सैयद साहब खुद है। आगे सर सैयद साहब ने जेल में से किस यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली, ऑब्वियसली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है जो इनके द्वारा ही बनाई गई है। ठीक है, और बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है। चलिए उसके बाद में हम चलेंगे अब अदब की पहचान पे, और इसका देखेंगे सारे क्वेश्चन क्या क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, अदब की पहचान किस किस्म की नसरी तख्लीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये है आपका तनकीदी मकाला है। क्या है ये, तनकीदी मकाला, तनकीदी मैंने बताया जिसमें आलोचना किया जाता है। आगे है कि भाई अदब की पहचान किसकी तसनीफ है, तो ऑब्वियसली अब्दुल मुगनी की, डॉक्टर अब्दुल मुगनी इनका पूरा नाम है, अब्दुल मुगनी ने लिखा है अदब की पहचान। आगे चलेंगे हम लोग कि अच्छे अदब की पहचान के लिए हस्ब ज़ैल में से क्या ज़रूरी है, तो ज़रूरी क्या है, अच्छा
क्या कहते हैं, अछूता उस्लूब और अनोखी मानवीयत। क्या ज़रूरी है, तनकीद या फिर आलोचना कब कहेंगे उसको, तभी जबकि अछूता उस्लूब और अनोखी मानवीयत, यानी कि अछूता यानी कि बहुत ज़बरदस्त तरीका, उस्लूब होने तरीका, अनोखी यानी कि ज़बरदस्त, मानवीयत उसके माने भी बहुत अच्छे हो। आगे लिखा है कि अब्दुल मुगनी किस रियासत के रहने वाले थे, तो ये क्या था आपका, बिहार के रहने वाले थे। स्टेट मतलब रियासत। आगे लिखा हुआ है कि भाई अब्दुल मुगनी के पैदाइश कब हुई है, तो कब हुई है इनकी पैदाइश, यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा 1934 में इनकी पैदाइश हुई, 1934 में रट लीजिएगा। आगे है कि भाई यहाँ पर लिखा अब्दुल मुगनी कहाँ पैदा हुए थे, तो ये जो पैदा हुए थे यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कहाँ पर, औरंगाबाद में। कहाँ पर, औरंगाबाद में ये पैदा हुए थे, रट लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए, अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम आपको बताना है, तो वालिद का नाम क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं कि मौलाना अब्दुल रऊफ, मौलाना अब्दुल रऊफ इनके वालिद का नाम था। अब्दुल मुगनी किस मदरसे से तालीम हासिल की है, तो इन्होंने कहाँ से पढ़ा था, मदरसा शमसुल हुदा से, मदरसा शमसुल हुदा से इन्होंने पढ़ा था। डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो है क्या कहते हैं, किस कॉलेज से मुलाजमत का आगाज़ किया, इन्होंने जो है अपनी नौकरी शुरू कहाँ से किया था, ये किया था इन्होंने क्या है, पटना कॉलेज से। अब्दुल मुगनी किस मौजू से एमए किया, इन्होंने जो एमए किया है वो किससे किया, अंग्रेजी से। अब्दुल मुगनी ने अंग्रेजी से एमए किया, अंग्रेजी से, ठीक है, रख लीजिएगा। अब्दुल मुगनी किस कॉलेज से सबकदोश हुए, सबकदोश का मतलब यानी कि रिटायर हुए, तो वो हुए हैं आपके बीएन कॉलेज पटना, बीएन कॉलेज से रिटायर हुए हैं ये, ठीक है, बीएन कॉलेज। आगे है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस सिन्फ के लिए जाने जाते हैं, तो ऑब्वियसली तनकीद के लिए जाने जाते हैं, यानी कि किसके लिए, आलोचना या फिर क्रिटिसाइज के लिए जाने जाते हैं। आगे चलेंगे हम लोग, यहाँ पर देखेंगे कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने कितनी किताबें लिखी है, ठीक है, 15, 17, 20, 26, 25 कितना लिखा है, तो ऑब्वियसली 20 किताबें इन्होंने लिखा है। आगे चलेंगे हम लोग, कह रहे हैं कि भाई जादे एतदाल का ताल्लुक किस सिन्फ से है, तो जादे एतदाल जो किताब है वो किस सिन्फ से, किस विषय पर लिखी गई है, तनकीद पर लिखी गई है। किस विषय पर, तनकीद पर लिखी गई है, आलोचना पर लिखी गई है, याद रखिएगा जादे एतदाल। आगे यहाँ पर देखेंगे बहुत अहम सवाल आ रहा है कि इकबाल और आलमी अदब किसकी किताब है, ऑब्वियसली अब्दुल मुगनी ने लिखा है। क्या लिखा है, इकबाल और आलमी अदब के नाम से अब्दुल मुगनी ने लिखा है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि भाई इनमें कौन सी किताब अब्दुल मुगनी, यानी कि अब्दुल मुगनी जो है, अब्दुल मुगनी की है, कौन सी है आपको बताना है, ये है आपके तश्कील जदीद। तश्कील जदीद किसने लिखा है, अब्दुल मुगनी ने लिखा है। उसके बाद में देखेंगे कि भाई अब्दुल मुगनी जो कि वफात होती है वो कब होती है, तो वफात का मतलब मौत होता है, तो ये जो मौत होती है इनकी कब होती है, सन 2006 में, सन 2000 इनकी 6 में मौत हो जाती है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि भाई अब्दुल मुगनी की क्या कहते हैं, वफात कहाँ पर हुई है, ये हुई है आपकी पटना में, वफात यानी कि मौत पटना में हुई है। आगे चलेंगे भाई, फिक्र फन के माने क्या होते हैं, ख्याल, फिक्र फन के माने होते हैं ख्याल के, ठीक है। आगे है कि नौइयत के माने क्या होते हैं, नौइयत के माने होते हैं किस्म। नौइयत किसको कहते हैं, किस्म को, यानी कि टाइप्स को नौइयत बोलते हैं। उसूल के क्या माने होते हैं, उसूल के जो है वो माने क्या होते हैं वो बताना है आपको। तो उसूल के जो माने होते हैं यहाँ देखने के लिए मिलेगा आपको कि उसूल के माने होते हैं कानून, उस्लूब के माने होते हैं तरीका। वो है हिंदुस्तानी आइन के मेहमान भीमराव अंबेडकर। आइन का मतलब होता है कानून, तो भीमराव अंबेडकर को कानून का लेखक भी माना जाता है, इसलिए ये नाम यहाँ पर दिया गया, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन, कह रहे भीमराव कब पैदा हुए हैं, तो भीमराव जो पैदा हुए हैं यहाँ इसका आंसर मिल जाएगा, कब पैदा हुए हैं, 1891 में पैदा हुए हैं। आगे चलेंगे हम लोग कि भीमराव अंबेडकर कब कहाँ पैदा हुए हैं, तो ये हुए हैं महू सेंट्रल इंडिया में, महू सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए हैं, अलिफ नंबर का सही हो जाएगा। आगे देखेंगे भीमराव की माँ का नाम आपको बताना है, तो माँ का नाम क्या था, भीमबाई, भीमबाई इनकी माँ का नाम था, भीमबाई, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग, यहाँ पर कह रहे भीमराव के कितने भाई बहन थे, तो 14 भाई बहन थे, 14 भाई बहन थे। आगे है कि भीमराव के वालिद का क्या नाम था, वालिद है आपका क्या, राम जी क्या कहते हैं कि मालोजी सकपाल, सकपाल याद रखेगा, यहाँ पर जो है राम जी मालोजी सकपाल इनके वालिद यानी कि पिता का नाम था। भीमराव लोग क्या कहते हैं कि भीमराव को लोग प्यार से किस नाम से पुकारते थे, भीमा, भीमा कहते थे इनको, भीमा भीमा कहते थे, ठीक है। आगे भीमराव के वालिद का क्या नाम था, क्या कहते हैं, दादा का क्या नाम था, तो दादा का नाम यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा आपका मालोजी, मालोजी इनके दादा का नाम था, याद रखिएगा। भीमराव के वालिद कौन सी मुलाजमत यानी कि नौकरी करते थे, ये फौजी में थे, ये फौजी में थे भीमराव के वालिद यानी कि पिता। भीमराव की कितनी उम्र थी जब उनके माँ का इंतकाल हो गया था, तो ये सिर्फ कितने 6 साल के थे, अलिफ क्या है, ये 6 साल के थे सिर्फ जब इसकी माँ का इंतकाल। भीमराव की परवरिश किसने की थी उसके माँ के मरने के बाद, तो इसकी जो परवरिश की थी किसने की थी, यहाँ देखने के लिए मिलेगा आपको
फूफी ने की थी, इनकी परवरिश फूफी ने की थी। भीमराव के दादा कहाँ के रहने वाले थे, तो ये थे आपके क्या है अम्बावाड़े, अम्बावाड़े के रहने वाले थे, रटिएगा आपको अच्छे से। उसके बाद है भीमराव किस स्कूल में से मैट्रिक किया है इन्होंने एल्फिंस्टन हाई स्कूल से, एल्फिंस्टन हाई स्कूल जिम सही हो जाएगा आपका। आगे चलेंगे, भीमराव ने मैट्रिक कब किया है, तो वो किया है मैट्रिक इन्होंने 1908 में। कब किया, 1908 में, ये जो है सही हो जाएगा आपका बे नंबर का। आगे चलेंगे हम लोग यहाँ पर कि भीमराव किस कॉलेज से बीए किया है, एल्फिंस्टन कॉलेज से भी किया है बीए भी, एल्फिंस्टन कॉलेज से भी बीए किया है। उसके बाद भीमराव ने मैट्रिक कब पास किया है, मैट्रिक पास किया इन्होंने यहाँ पर देखने के लिए 1908 में इन्होंने किया है, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग यहाँ पर कि भीमराव ने बीए कब पास किया है, तो इन्होंने पास किया 1912 में, बीए पास किया है 1912 में। भीमराव आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए थे, तो ये गए थे अमेरिका चले गए थे ये आला तालीम हासिल करने के लिए, यानी कि हायर एजुकेशन। भीमराव किस स्टेट के तालीमी वजीफे पर तालीम पाने के लिए अमेरिका गए थे, यानी कि कौन सा स्टेट इनको पैसा देता था, यानी स्कॉलरशिप देता था, तो ये बड़ौदा देता था। कौन, बड़ौदा देता था, जिसकी वजह से ये बाहर चले गए थे पढ़ने अमेरिका। भीमराव किस मौजू से एमए किया है, मौजू यानी कि विषय कौन सा था, माशियात यानी इकोनॉमिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भीमराव अंबेडकर जो है इंग्लैंड कब गए थे, तो ये जो इंग्लैंड गए थे यहाँ देखने के लिए मिलेगा आपको, ये गए थे 1920 में, ठीक है, याद रखिएगा 1920 में गए थे। भीमराव ने एमए जो है क्या कहते हैं कि एमएससी कब किया था पास, इन्होंने एमएससी पास किया था 1921 में इन्होंने पास किया था। आगे है कि भाई भीमराव ने डीएससी की डिग्री कब हासिल की थी, डिग्री कब लिया था, इन्होंने लिया था डीएससी की डिग्री 1923 में लिया था। आगे भीमराव की जो है क्या कहते हैं बैरिस्ट्री कहाँ से पास किया, इन्होंने बैरिस्ट्री पास किया है अमेरिका से, इन्होंने बैरिस्ट्री पास किया था। आगे कि भीमराव ने कौन सा पेशा इख्तियार किया, पेशा मतलब यानी कौन सा बिजनेस चुना, तो ऑब्वियसली इन्होंने वकालत यानी कि वकील का पेशा चुना इन्होंने। भीमराव की वफात कब हो जाती है, मौत कब हो जाती है, तो 1900 क्या है क्या कहते हैं कि 1956 में हो जाती है, 1956 में। आगे भीमराव की शादी कितने वर्ष की उम्र में होती है, तो ये होती है 14 साल की उम्र में, ठीक है, इनकी शादी हो जाती है। आगे भीमराव की शादी किससे हुई है, किससे होती है इनकी शादी, ऑब्वियसली रामाबाई से शादी होती है। क्या आंसर हो जाएगा, अलिफ रामाबाई। आगे भीमराव ने कौन सा मजहब इख्तियार किया था, इन्होंने बुद्ध मजहब इख्तियार किया था, बुद्ध मजहब को चुना था। हिंदुस्तानी आइन के मैमार किसे कहा जाता है, यानी कि हिंदुस्तानी कानून को लिखने वाला किसे कहा जाता है, तो यह है भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे दाल नंबर का। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन के भीमराव आज़ाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फाइज हुए, तो इनको जो ओहदा का मतलब होता है यानी कि इनको जो सीट मिला या इनको जो क्या कहते हैं कि जो नौकरी मिली वो कौन सी थी, ये थी आपकी वजीर कानून, बनाया गया इनको वजीर कानून, ठीक है। भीमराव के क्या कहते हैं वालिद किस ओहदे से सबकदोश हो गए थे, तो ये क्या है आपका मैनेजर से सबकदोश हो गए थे। आगे देखेंगे कि बुद्ध मजहब में निर्वाण का क्या तस्वुर है, निर्वाण का मतलब होता है खुदा का इरफान यानी कि खुदा को पा लेना। इसमें है कि इनमें से भारत रत्न से किसे नवाजा गया, ऑब्वियसली भीमराव को दिया गया, ठीक है। आगे चलिए, लिखा है कि उनमें महार खानदान का ताल्लुक किनका है, ऑब्वियसली भीमराव का है, यानी कि महार खानदान से ताल्लुक कौन रखता था, भीमराव रखता था। मेमार के माने आपको बताना है, मेमार के माने क्या है, बनाने वाला, मेमार के माने बनाने वाला। बरहम के माने क्या होते हैं, बरहम के माने होते हैं नाराज़ होना, गुस्सा होना, ठीक है। बेजार के माने क्या होते हैं, यानी कि परेशान, बेजार का मतलब होता है परेशान होना, ठीक है। आगे है लिखा हुआ हमारा यहाँ पर देखेंगे उर्दू ड्रामा निगारी, जो किसने लिखा है, आगा हशर काश्मीरी ने लिखा है, ठीक है। चलिए, आगा हशर काश्मीरी जो है, आगा हशर कौन थे, तो ये कौन थे, ये एक ड्रामा निगार थे। क्या सही हो जाएगा, ड्रामा निगार थे, ठीक है। आगे देखेंगे और जो है क्या कहते हैं कि सवाल नंबर इतने पे है कि भाई आगा हशर के ड्रामा निगारी का आगाज़ कब से होता है, शुरुआत, आगाज़ मतलब होता है प्रारंभ होना, तो ये कब से होता है, ये होता है आपका 1901 से, 1901 से शुरुआत होता है, प्रारंभ होता है। रुस्तम व सोहराब ड्रामा किसका, ऑब्वियसली आगा हशर काश्मीरी का ही है, ठीक है। लुत्फुर रहमान कहाँ पैदा हुए थे, तो लुत्फुर रहमान जो कहाँ पैदा हुए थे, हुए थे छपरा में, लुत्फुर रहमान छपरा में पैदा हुए थे। उसके बाद में देखेंगे कि भाई लुत्फुर रहमान जो है क्या कहते हैं कि कब पैदा हुए थे, ये पैदा हुए थे 1941 में, ठीक है। आगे लुत्फुर रहमान के वालिद का क्या नाम था, तो वालिद का जो नाम था क्या था, अब्दुल गफूर वालिद का नाम था। लुत्फुर रहमान माँ का क्या नाम था, तो इनकी माँ का जो नाम था यहाँ देखेंगे आपका बीबी आमिना खातून था। लुत्फुर रहमान का आबाई यानी कि जो ख़ानदानी वतन है, यानी वतन का मतलब देश है, कहाँ है, दरभंगा खानदानी जगह है इनका।
चलिए आगे, लुत्फ़ुर रहमान का ननिहाल कहाँ पर है? ननिहाल जो है कहाँ है? ये देखो बुनियादपुर में है। ठीक है, लुत्फ़ुर रहमान की इब्तदाई तालीम यानी प्रारंभिक तालीम कहाँ से हुई है? तो ये हुई है आपके बुनियादपुर से ही हुई है। आगे देखेंगे कि लुत्फ़ुर रहमान को नौकरी का आगाज़ किस यूनिवर्सिटी से किया? लुत्फ़ुर रहमान ने अपनी नौकरी की शुरुआत जो है किस यूनिवर्सिटी से किया? तो ये किया था, इन्होंने कहाँ से किया था? ये देखिए यहाँ पर आपका भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया था। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि उनसे राष्ट्रीय जनता का दल वज़ीर कौन था? तो ऑब्वियसली लुत्फ़ुर रहमान ही था। यहाँ पर देखेंगे कौन थे लुत्फ़ुर रहमान? जो है राष्ट्रीय जनता दल के वज़ीर भी बने हुए हैं ये। इनमें भागलपुर हल्का से कौन मुंतखब हुआ? ऑब्वियसली लुत्फ़ुर रहमान। मुंतखब का होता है चुनना, तो मुंतखब होना मतलब चुना, इनको चुना गया था भागलपुर से। कह रहे हैं कि ताजगी बर्ग नवा और बोसा नम किन की तसनीफ़ है? लुत्फ़ुर रहमान की है। ताजगी बर्ग नवा और बोसे नम याद रखिएगा, इन्हीं की किताब है। रोज़ क्या कहते हैं कि सनम आशना किसका शेरी मजमुआ है? ये जो है आपका लुत्फ़ुर रहमान का ही शेरी मजमुआ है। आगे है लुत्फ़ुर रहमान की किसी एक तनक़ीदी तसनीफ़ के नाम लिखिए। तो तनक़ीदी यानी कि आलोचना के ऊपर जो किताब लिखा है वो है आपका शहर वफ़ा। शहर वफ़ा इनकी किताब है। जदीदियत की जमालियात नक़्द व निगाह ताबीर व तनक़ीद किसकी किताब है? लुत्फ़ुर रहमान की है। याद रखिएगा ये तीन क्या कि जदीदियत की जमालियात, नक़्द व निगाह और ताबीर तनक़ीद जो है अहम तीनों किताबें हैं, याद रखिएगा लुत्फ़ुर रहमान की है। उसके बाद है कि लुत्फ़ुर रहमान का कौन सा मज़मून आपके निसाब में शामिल है? तो कौन सी है आपकी? उर्दू ड्रामा निगारी आगा हश्र। उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। कैसे उर्दू ड्रामा का शेक्सपियर कहा जाता है? ओबियसली ये देखो ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा और बहुत क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे क्या है कि ड्रामा का शेक्सपियर किनको? बिल्कुल अब क्या कहते हैं कि आगा हश्र को ही कहा जाता है। ड्रामा का शेक्सपियर कौन है? आगा हश्र काश्मीरी है। आगा हश्र की पैदाइश कब होती है? इनकी पैदाइश देखिए यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा 1889 में। 89 है ये 1889 में। वफ़ात कब हो जाती है? मर कब जाते हैं ये आगा हश्र? ये मर जाते हैं 1935 में। 1935 में मौत हो जाती है। आगे है कि सफ़ेद खून किसका ड्रामा है? ये है आगा हश्र काश्मीरी का, आगा हश्र का है ये। ठीक है, ड्रामा की तकमील का लाजमी उनसुर क्या है? ऑब्वियसली स्टेज है, सिर्फ और सिर्फ स्टेज है, सिर्फ और सिर्फ स्टेज है इसका। वाज़ेह के माने क्या है? वाज़ेह के माने होते हैं साफ़ करना कोई चीज़, यानी कहते हैं ना कि भैया क्या तुम बता रहे हो, वाज़ेह करो ना, यानी कि साफ बताओ ना। ठीक है ना, तो वाज़ेह के माने साफ होते हैं। जुर्रत के माने क्या होते हैं? हिम्मत के होते हैं। जुर्रत के माने हिम्मत, कहते हैं ना भाई तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, यानी हिम्मत कैसे हुई। आगे है सबक हमारा आर्यभट्ट और तरेगना। आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ होती है? बिहार में होती है। आगे चलेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ पर कायम किया था? तरेगना में कायम किया था, जो कि पटना के बगल में। हिंदुस्तान में गुप्त ओहद को कैसा ओहद दौर कहा जाता है? क्या कहते हैं कि इनको क्या है? सुनहरा ओहद कहा जाता है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा, सुनहरा दौर कहा जाता है। आगे है कि भाई आर्यभट्ट का ताल्लुक किस ओहद से था? तो ऑब्वियसली किस ओहद से था? इनका जो ताल्लुक था गुप्त ओहद से था। गीत ओहद नहीं होता, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या हो जाएगा आपका? गुप्त ओहद अलिफ नंबर का हो जाएगा। आगे लिखा आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी, यानी कि रास्ता दिखाया था उसको? तो देखो पाइथागोरस को दिखाया था, बहुत बड़े साइंसदान थे, इनको दिखाया था रास्ता, यानी कि उनकी भी रहनुमाई की थी, गाइड मार्गदर्शन किया था। आगे है कि उनमें माहिर इल्म रियाजी और बहरुल जब्र कौन था? ऑब्वियसली यही है आपका आर्यभट्ट ही है, यानी कि जिसको खूब ज़्यादा नॉलेज हो। आर्यभट्ट की पैदाइश बताना है आपको। ये जो है आप देख सकते हो 476 माना जाता है। ये जो कोई कंफर्म डेट नहीं है 476, लेकिन आप लगा दीजिएगा, सही आंसर हो जाएगा। वफ़ात कब हो जाती है? मरते कब है ये? इनकी वफ़ात हो जाती है 564 में, 564 में मौत हो जाती है। उसके बाद में है कि आर्य सिद्धांत और तंत्र किसकी तसनीफ़ है? ऑब्वियसली इन्हीं की है, आर्यभट्ट की है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, सबसे पहले किसने साबित किया कि दुनिया गोल है? तो आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले साबित किया। इल्म रियाजी में सिफर का तस्वुर यानी कि ज़ीरो, सिफर का मतलब होता है ज़ीरो का तस्वुर किसने दिया? ऑब्वियसली आर्यभट्ट ने दिया। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तरेगना किस रियासत में है? तो ऑब्वियसली ये बिहार रियासत में है। ठीक है, तरेगना के माने क्या होते हैं? तारे गिनने के माने होते हैं, तारे गिनना हो जाएगा। उसके बाद में है इनमें क्या कहते हैं कि नासा इदारा से किन का ताल्लुक? नासा आपको पता है एक जो है क्या कहते हैं कि साइंस का इदारा है, यानी कि इंस्टीट्यूशन है। किसका ताल्लुक है? जे एंडरसन का ताल्लुक है, याद रखिएगा। किसी सैयारा या सितारे पर मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ना क्या है? ग्रहण लगना कहते हैं, ग्रहण लगना। पर्दा पड़ना यानी ढक जाना, तो ग्रहण लगना। ज़मीन के बाशिंदों के लिए कितने तरह के ग्रहण लगते हैं? तो 2 तरह के ग्रहण लगते हैं, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण।
21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब लगा था? सन 2009 में। याद रखिएगा, सन 2009 में सबसे बड़ा सूरज ग्रहण लगा था। तिरंगना किस जबान का लफ्ज़ है? तो यह है हिंदी जबान का लफ्ज़ है तिरंगना। आगे है कि भाई जो है आर्यभट्ट ने तिरंगना में कितने फिट का टीला बनवाया था? तो ये बनवाया था इन्होंने 60 फिट का टीला बनवाया था। ठीक है। आर्यभट्ट जो है इल्मुल हिसाब के अलावा किस में महारत रखते थे? यानी हिसाब के अलावा, मैथमेटिक्स के अलावा जो है नुजूम यानी कि सितारों को पढ़ने का भी इनको बड़ा नॉलेज था। नुजूम उसी को बोलते हैं जो सितारे को देख के बता दे क्या होने वाला है। इनमें से किसने सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में जानकारी दी? तो ऑब्वियसली आर्यभट्ट ने दी। आर्यभट्ट ही हो जाएगा। अहद का मतलब क्या होता है? तो अहद का मतलब क्या होता है? ज़माना। ये ओहद है, ओहद। ओहद का मतलब ज़माना होता है और अहद का मतलब वादा होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? ज़माना, अहद है ये। उसके बाद है इनमें खगोल से किन का ताल्लुक था? आर्यभट्ट का था। ठीक है, आर्यभट्ट का था। इसका सही आंसर हो जाएगा खगोल, आर्यभट्ट। खगोल के माने क्या होते हैं? यानी कि इल्म नुजूम के माने होते हैं। ठीक है, खगोल के माने क्या होते हैं? इल्म नुजूम। आगे लिखा है इल्म रियाजी में निज़ाम आशारिया की अहमियत किसने दी? ऑब्वियसली आर्यभट्ट ने दी। निज़ाम आशारिया यानी कि 1 2 3 4 5 किसने दिया? आर्यभट्ट ने दिया। कहने के जुस्तजू के माने क्या होते हैं? जुस्तजू के माने होते हैं तलाश, चाहत, तलाश दोनों होते हैं। आगे लिखा है कि फहमीदा और क्या कहते हैं कि मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। ठीक है। नज़ीर अहमद कब पैदा होते हैं? फहमीदा और हमीदा जो है किनकी किताब है? यही नज़ीर अहमद की है। तो नज़ीर अहमद साहब पैदा कब होते हैं? ये पैदा होते हैं आपके यहाँ पर देख सकते हैं 1836 में पैदा होता है। 1836 में पैदा होते हैं। नज़ीर अहमद की पैदाइश कहाँ हुई है? तो इनकी पैदाइश हुई है बिजनौर में। आगे लिखा है कि नज़ीर अहमद के वालिद का क्या नाम था? तो इनके वालिद का नाम क्या था? यहाँ पर देखेंगे सादत अली इनके वालिद का नाम था। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर नज़ीर अहमद के नाना का क्या नाम था? नाना कौन थे? ये काजी ग़ुलाम अली शाह। काजी ग़ुलाम अली शाह इनके नाना थे। नज़ीर अहमद की अरबी और फ़ारसी की तालीम किसने हासिल की है? किससे इन्होंने हासिल किया था? ऑब्वियसली वालिद से इन्होंने हासिल किया था, फ़ारसी और अरबी दोनों। आला तालीम के लिए नज़ीर अहमद कहाँ चले गए थे? तो ये आपके कहाँ चले गए थे? दिल्ली चले गए थे आला तालीम यानी हायर एजुकेशन के लिए। उर्दू का पहला नावल निगार किसे? ऑब्वियसली नज़ीर अहमद को तस्लीम किया जाता है। पहला नावल निगार नज़ीर को माना जाता है। ठीक है। आगे है कि भाई उर्दू का पहला नावल किसको माना जाता है? तो ये मुरातुल उरूस। यहाँ पर अलिफ नंबर का सही हो जाएगा मिरातुल उरूस पहला। और पहला नावल निगार नज़ीर अहमद, पहला नावल मिरातुल उरूस। ठीक है, आगे चलिए। मिरातुल उरूस कब शाये हुई है? ये भी देखो 1869 में शाये हुई। 1869 में शाये हुई यानी कि पब्लिश हुई है। तो बताओ नसूख की कब शाये हुई है, पब्लिश हुई है? 1877 में हुई है। ठीक है। उसके बाद में है कि नज़ीर अहमद की सबसे अच्छी नावल कौन सी है? इसकी सबसे अच्छी नावल आपका यहाँ देखने के लिए मिलेगा इब्नुल वक्त, यानी कि वक्त के बारे में बात किया गया है। नज़ीर अहमद की वफ़ात मरते कब है? ये 1910 में इनकी मौत हो जाती है। नज़ीर अहमद किस सिन्फ के लिए जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं नावल के लिए। किस सिन्फ के लिए? नावल लिखते थे ये, नावल। ठीक है, नावल लिखते थे। नसूख ख्वाब में क्या कहाँ का नक्शा देखती है? वो देखती है मैदान हश्र का, जबकि मौत क्या कहते हैं? मैदान हश्र यानी कि क़यामत का दिन जो है, हश्र का जो दिन होगा। आगे देखेंगे इब्नुल वक्त कब लिखी गई है? ये जो डेट बताना है आपको, तो ये लिखी गई 1888 में। 1888 में लिखी गई है। नज़ीर अहमद ने किसके लिए नावल लिखा है? नावल जो है अपनी बेटियों के लिए लिखा है। किसके लिए? अपनी बेटियों के लिए। तो बताओ नसूख का मरकज़ी किरदार जो है, मैंने बताया ना सेंटर पॉइंट, यानी जिसके इर्द गिर्द कहानी घूमती है उसी को मरकज़ी किरदार कहते हैं। तो यहाँ पर कौन है? नसूख के इर्द गिर्द में घूमती है कहानी, और क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ये वाला। नसूख की बीवी का नाम क्या था भाई? हमीदा। फहमीदा इनकी बीवी का नाम था। आगे है नसूख की बेटी का क्या नाम था? तो ये हमीदा। हमीदा इनकी बेटी का नाम था। ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है। नसूख का लफ्ज़ी माने क्या होता है? तो जिसने खुद नसीहत की। नसूख का माने क्या होता है? जिसने खुद नसीहत की। नज़ीर अहमद का कौन सा नावल आपके निसाब में शामिल है, आपके सिलेबस में शामिल है? तो यह है आपका यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। पूरा नाम लिखेंगे आप। उसके बाद फहमीदा हमीदा की कौन थी? फहमीदा हमीदा की कौन थी? तो वो कौन थी? माँ थी। फहमीदा हमीदा की माँ थी। ठीक है, आगे चलो। नज़ीर अहमद का आखिरी नावल कौन सा है? ये भी बहुत ज़्यादा अहम है। ये है आपका रोयाए सदका नहीं है, रोयाए सादिका है। अलिफ के साथ में ये गलत लिखा है यहाँ पे, रोयाए सादिका हो जाएगा अलिफ के साथ में। ठीक है, याद रखिएगा।
आगे है कि नज़ीर की वफ़ात किस बीमारी की वजह से हो गई थी, किस बीमारी से मरे थे ये, तो इनका मौत हुआ था फालिज, यानी कि इसको पैरालाइज हो गया था। कह रहे हैं कि भाई शिद्दत के माने क्या है, तो शिद्दत के माने हो जाते हैं आपके सख्ती के, शिद्दत के माने हो जाते हैं सख्ती के। आगे चलेंगे कि खफा के माने क्या, नाराज़ के होते हैं, खफा होना नाराज़ होना, ठीक है ना। नसूह, आगे कह रहे हैं कि भाई नसूह के बड़े बेटे का क्या नाम था, तो बड़ा बेटा कौन था, कलीम, कलीम था इनका बड़ा बेटा। आगे चलेंगे यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि भाई सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम, ठीक है, गालिब साहब इनके नाम से ख़त लिखते हैं, खतूत शुरू हो रहा है यहाँ से, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा। गालिब की सन्न पैदाइश कब होती है, तो ये पैदा होते हैं यहाँ देखिए 1797 में पैदा होते हैं। आगे गालिब कहाँ पैदा होते हैं, आगरा में पैदा होते हैं। उन क्या कहते हैं कि उसके बाद है आपका, उनमें गालिब के खतूत का मजमुआ कौन सा है, तो इनका है उदय हिंदी के नाम से, याद रखिएगा उदय हिंदी। गालिब खतूत का मजमुआ मतलब जिसमें सबसे ख़त भरे हो, उस वो किताब जिसमें ख़त भरा हो उसको खतूत का मजमुआ कहते हैं। गालिब ने कितने खतूत लिखे, 900 देखने के लिए मिलेगा कहीं पर, देखिए ये रहा 900 ख़त लिखे हैं, 900 क्या हो जाएगा, 900 ख़त लिखे गालिब साहब ने। आगे है कि गालिब के वालिद का क्या नाम था, तो अब यहाँ पर तुमको अब्दुल्ला बेग दिखेगा कहीं पे, देखो अब्दुल्ला बेग, ठीक है, मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग इनके वालिद का नाम था। गालिब के माँ का क्या नाम था, इज़्ज़तुन्निसा बेगम होगा, देखिए ये रहा इज़्ज़तुन्निसा बेगम है। गालिब के चचा का क्या कहते हैं कि नाम आपको बताना है, तो चचा नसरुल्लाह बेग थे, चचा नसरुल्लाह बेग जिन्होंने इनकी परवरिश की थी। कितने क्या कहते हैं बरस की उम्र में गालिब यतीम हो गए, यानी कि ये क्या हो गए, माँ बाप मर गए थे 5 साल की उम्र में, इनके जो है कौन मर गए थे, माँ बाप मर गए थे, तो चाचा नसरुल्लाह ने इनकी परवरिश की थी, ये भी क्वेश्चन पूछता है। गालिब की परवरिश किसने की, देखो यही पूछ लिया ना, चाचा ने, मैंने कहा ना चाचा नसरुल्लाह बेग ने, ठीक है। आगे देखिए गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला है, इनका पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला इनका पूरा नाम है। गालिब क्या है, तखल्लुस है। गालिब की शादी कितने वर्ष में हुई है, ये हुई है 13 साल की, कुल 13 साल की उम्र में शादी हो गई थी। शादी किससे हुई थी, इनकी हुई थी उमराव बेगम से, ठीक है, उमराव बेगम से इनकी शादी हुई थी। आगे है कि भाई गालिब ससुराल कहाँ था, ओबियसली दिल्ली में था, क्योंकि दिल्ली में पूरी उम्र इन्होंने काटी है। गालिब के पहले तखल्लुस असद था, पहला तखल्लुस क्या था, असद, ये जो है दाल जो है सही हो जाएगा, पहला तखल्लुस असद था। आगे चलेंगे हम लोग यहाँ पर कि असद उर्दू मुअल्ला क्या है, उर्दू मुअल्ला जो है ख़त का मजमुआ है, जो किसका है, गालिब का है, ठीक है, उर्दू मुअल्ला। आगे चलेंगे कि मैंने रिसाला को मुकालमा बना दिया, ये कौल किसका, इसलिए गालिब का है। गालिब कहता है कि मैंने जो है बहुत भारी वर्ड को बहुत आसान कर दिया है। आगे है कि आपके निसाब में यानी कि सिलेबस में गालिब के कितने खतूत हैं, तो आपके जो है खतूत 21 ख़त है, ठीक है ना, ठीक है, जो कि सैयद करामत हुसैन हमदानी के नाम लिखते हैं। आपके निसाब में गालिब ने किसके नाम ख़त लिखा है, तो यही है ना भाई, सैयद करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम, ठीक है, करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम सही आंसर हो जाएगा जीम नंबर का। आगे गालिब का मज़ार कहाँ पर है, ऑब्वियसली दिल्ली में है, दिल्ली में इनका मज़ार है, ठीक है। शाह साहब को गालिब नातवा का क्या है, सलाम पहुँचे, दुआ है क्या, तो ऑब्वियसली सलाम पहुँचे, शाह साहब को नातवा का सलाम पहुँचे। गालिब शायरी के किस सिल्फ़ के बादशाह कहलाते हैं, ऑब्वियसली किसके, गज़ल के बादशाह माने जाते हैं गालिब साहब। आगे चलेंगे कि मिर्ज़ा नौशाह किसे कहते हैं, गालिब साहब को कहते हैं। मिर्ज़ा नौशाह बार बार पूछा जाता है, गालिब साहब को कहते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि नातवा का मतलब क्या है, कमज़ोर के माने में होना चाहिए यहाँ पे, हाँ देखो ये रहा कमज़ोर, नातवा का मतलब होता है कमज़ोर। देखो अपनी बेटी सुगरा के नाम कौन लिखते हैं, शहबाज ख़त लिखते हैं अपनी बेटी सुगरा के नाम, याद रखिएगा। चलिए ये भी पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर शहबाज का पूरा नाम क्या है, तो ये है आपका सैयद अब्दुल गफूर, सैयद मोहम्मद गफूर है, सैयद मोहम्मदुल गफूर, सैयद मोहम्मदुल गफूर इनके जो है पूरा नाम है। कह रहे हैं कि शहबाज कहाँ के रहने वाले थे, तो ये रहने वाले थे आपके बाढ़ के रहने वाले थे। आगे है कि भाई शहबाज की पैदाइश कहाँ पर हुई है, तो पैदाइश हुई है आपकी बाढ़ में ही हुई है। आगे है कि भाई शहबाज की पैदाइश कब हुई है, तो 1840 में हुई है, याद रख लीजिएगा। आगे है कि भाई सफ़ीने उर्दू में शहबाज को कहाँ का बाशिंदा बताया गया, बाशिंदा मतलब रहने वाला, तो ये बताया गया सफ़ीने उर्दू में आरा का रहने वाला बताया गया, आरा का, ठीक है। शहबाज ने मैट्रिक का इम्तिहान कहाँ से पास किया था, तो ये किया था मुजफ्फरपुर से। आगे है कि शहबाज की पहली शादी कितने वर्ष में हुई थी, 20 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। आगे है कि शहबाज की पहली बीवी का नाम बताना है आपको, शमसुन्निसा, शमसुन्निसा पहली बीवी। आगे है कि भाई यहाँ पर लिखा शहबाज की दूसरी बीवी का नाम क्या था, दूसरी बीवी थी अशरफुन्निसा, पहला शमसुन्निसा और दूसरा अशरफुन्निसा। आगे है कि शहबाज की दूसरी शादी कब हुई थी, ये हुई थी 1898 में, ठीक है, याद रखिएगा। शहबाज का इंतकाल कब हो जाता है, 1908 में इनका मृत्यु हो जाती है। आगे चलेंगे कि शहबाज ने किसको ख़त लिखा है, ऑब्वियसली अपनी बेटी को ख़त लिखा है, सुगरा के नाम लिखा है, इसकी बेटी थी सुगरा। शहबाज कितनी बेटियां थी, तो इनकी बेटियां 2 थी, ठीक है।
आगे है कि शहबाज ने कितनी शादियां की है, शादियां इन्होंने कितनी की है, 2, ठीक है ना, अभी अभी नाम बताया मैंने आपको। आगे चलेंगे, शहबाज की बड़ी बेटी का नाम बताना है, तो ऑब्वियसली सुगरा नाम था, क्या है, सुगरा, और उन्हीं के नाम से ये खत लिखते हैं। आगे है कि शहबाज की छोटी बेटी का नाम भी बता दो, बुशरा। सुगरा और बुशरा 2 बेटियां थी इनकी, वही ये नाम यहाँ पर आ गया है। इनमें से किन का औरंगाबाद कॉलेज से ताल्लुक था, शहबाज का था, औरंगाबाद ताल्लुक जो रखते थे शहबाज थे। मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी, ये देखेंगे हम लोग। यह है कि भाई मेहदी अफादी का असल नाम क्या था, मेहदी अफादी का नाम है मेहदी हसन, असल नाम है। आगे मेहदी अफादी कब पैदा होते हैं, ये पैदा होते हैं 1828 में। आगे है कि मेहदी अफादी कहाँ पैदा होते हैं, ये पैदा होते हैं आपके गोरखपुर में। आगे है कि मेहदी अफादी के वालिद पेशे के एतबार से, यानी कि इनका बिजनेस क्या था, इनके वालिद यानी कि पिताजी का बिजनेस क्या था वो बताना है। तो इनका बिजनेस था आपका कोर्ट इंस्पेक्टर, क्या थे ये, कोर्ट इंस्पेक्टर माने जाते थे ये, ठीक है, इससे आंसर हो जाएगा। इनमें अंग्रेजी और फारसी में कौन महारत रखते थे, तो मेहदी अफादी को दोनों में महारत थी, यानी माहिर आदमी थे। आगे है कि मेहदी अफादी ने कितनी शादियां की, 3 शादियां की थी इन्होंने। आगे है कि भाई मेहदी अफादी की तीसरी बीवी का नाम आपको बताना है, अजीजुन्निसा। आगे है कि मेहदी अफादी ने शामिल निसाब में किसको खत लिखा है, मौलवी सैयद मकबूल, क्या है यहाँ पर, अहमद समदानी को लिखा है। मेहदी अफादी सैयद मकबूल अहमद समदानी के कौन थे, ये थे दोस्त को लिखते थे ये खत। नक़ाद के सहाफ़ी कौन है, ठीक है, नक़ाद के सहाफ़ी कौन है, ये है आपके मेहदी अफादी, नक़ाद के सहाफ़ी। उसके बाद है आपका मेहदी अफादी ने अपने घर का क्या नाम रखा था आपका परिस्तान इन्होंने रखा था नाम। मेहदी अफादी को फ़ारसी और अंग्रेज़ी के अलावा और किस ज़बान पर महारत थी, तो इनको जो महारत थी उर्दू पर बहुत ज़्यादा, फ़ारसी उर्दू पर भी महारत थी, ठीक है। आगे देखो, इनमें लतीफ़ का मतलब क्या है, लतीफ़ का मतलब होता है नाजुक, ठीक है। नक़ाद के माने बताना है आपको, नक़ाद होता है तनकीद करने वाला, ठीक है। आगे देखिए, जोबन का मतलब क्या होता है, जोबन का मतलब होता है जवानी, ठीक है, जोबन का मतलब क्या होता है, जवानी। आगे है कि खाका के माने क्या होते हैं, खाका के माने होते हैं अक्स या ढांचा, दोनों माने होते हैं। परिस्तार का मतलब क्या होता है, चाहने वाला, परिस्तार किसको बोलते हैं, चाहने वाला। आगे है कि भाई पेश के माने क्या होते हैं, हाजिर, पेश के माने आगे और हाजिर दोनों होते हैं, याद रखिएगा। आगे है कि भाई फतह के माने क्या है, जीत, फतह के माने जीत होते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग, बेदी से इंटरव्यू लास्ट वाला रह जाता है ये हमारा, इसके बाद में हिस्सा नज्म शुरू हो जाएगा। तो बेदी से जो क्या कहते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, राजेंद्र सिंह बेदी किस सिन्फ के लिए जाने जाते हैं, ऑब्वियसली दास्तान से अफसाना से जाने जाते हैं। उसके बाद में है आपका राजेंद्र सिंह बेदी कब पैदा हो जाते हैं, ये होते हैं 1915 में, ठीक है। उसके बाद राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए, ये हुए लाहौर में पैदा हुए हैं ये। बेदी का पहला अफसाना जो है, अफसानवी मजमुआ कौन सा है, ये है आपका दाना व दमाम बेदी का अफसाना है। बेदी का इंतकाल कब हो जाता है, 1984 में हो जाता है। बेदी कहाँ वफात होते हैं, यानी कि इनकी मृत्यु कहाँ होती है, ये होती है इनका मुंबई में। कहाँ होती है, मुंबई में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। आगे है कि बेदी से इंटरव्यू कब लिया गया है, ये लिया गया है 6 जुलाई, यहाँ पर देखेंगे 6 जुलाई 1984 में इनका इंटरव्यू लिया गया, इस्मत चुगताई ने लिया है। यहाँ पर है बेदी ने कौन सा ड्रामा लिखा है, तो ड्रामा इन्होंने जो लिखा है वो है 7 खेल के नाम से लिखा है, क्या है, 7 खेल के नाम से, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखेंगे कि भाई यहाँ पर जो है इस्मत चुगताई के भाई का नाम क्या था, तो इनका जो भाई था अजीम बेग नाम था, इनके भाई का नाम अजीम बेग था। कह रहे कि बेदी और कृष्ण चंद्र में पहली मुलाकात कहाँ हुई, ऑब्वियसली पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में हुई है, ये कहानी में बताया हुआ है, पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में कृष्ण चंद्र से मुलाकात हुई है दोनों की, ठीक है। और क्वेश्चन है कि भाई बेदी और क्या कहते हैं उपेंद्र नाथ अश्क में क्या रिश्ता था, दोनों उपेंद्र नाथ और बेदी दोनों क्या लगते थे, एक दूसरे के दोस्त थे बहुत अच्छे वाले। आगे है कि भाई किसने बेदी को उर्दू अफसाने का नाखुदा करार दिया है, नाखुदा बोला अहमद अब्बास ने, ख्वाजा अहमद अब्बास ने नाखुदा बोला है इनको, बेदी को। उसके बाद है आपका शामिल निसाब में किसका इंटरव्यू लिया गया, ऑब्वियसली बेदी का लिया गया इंटरव्यू लेने वाली खातून कौन थी, इस्मत चुगताई, ये यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा इस्मत चुगताई, ठीक है, ये इंटरव्यू ले रही थी। फयाज रफत का ऑल इंडिया रेडियो में किस ओहदे पर काम करते थे, ये थे स्टेशन डायरेक्टर थे। किसी अजीम शख्सियत से सवाल जवाब पर मुश्तमिल मुलाकात को क्या कहते हैं, इंटरव्यू कहते हैं। यहाँ पर जब तुम बैठ करके बात करो, सवाल जवाब पूछो तो इंटरव्यू कहते हैं। बेदी के पहले अफसाने का क्या नाम है, तो ये था महारानी, ठीक है। पहला अफसाना कौन सा था, महारानी पहला अफसाना था। पूरा जो है इनका नाम महारानी का तोहफा इसका पूरा नाम है, ठीक है। क्या इस्मत चुगताई किस सिन्फ के लिए जानी जाती है, ऑब्वियसली ये भी अफसाना ही लिखती
लिखती थी। क्या कहते हैं, एक चादर मैली सी किन की कहानी है, क्या है, ये अफसाना है। एक चादर मैली सी, एक चादर मैली सी, मैली से क्या है, एक चादर मैली सी है, ये असल में से नहीं है, मैली सी क्या है, ऑब्वियसली ये नॉवेल है, नॉवेल। एक चादर मैली सी नॉवेल है, ठीक है। एक चादर मैली सी किसका नावल है, ये भी बताना है आपको। ये किसका है, बेदी साहब का नावल है। आगे है क्या क्या कहते हैं, अलालत के क्या मतलब होता है, बीमारी के माने होता है। अलालत मतलब बीमारी। ईवान के क्या माने होते हैं, ईवान के मतलब होते हैं महल, महल के माने में होता है ईवान। इस्तिवार के माने क्या होता है, मजबूत के माने में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका मुनफरिद के माने होता है अनोखा। मुनफरिद मतलब होता है अनोखा, यानी कि एकदम बढ़िया। ज़मीर का मतलब क्या होता है, दिल। ज़मीर का मतलब क्या होता है, दिल होता है, ठीक है। खमीर का मतलब क्या होता है, मिट्टी। खमीर का मतलब होता है मिट्टी। और यहाँ से आपका हिस्सा नस्र कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग जो है हिस्सा नज़्म भी डिस्कस करेंगे, इसलिए कि हिस्सा नज़्म में से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक्स और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।